हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। मैं हूं आपकी फ्रेंड रेनू। कैसे हैं आप सब? आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड एमसीक्यू। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन हु राइट्स अ प्रोमिसरी नोट इज कॉल्ड, कि जो प्रोमिसरी नोट बनाता है, जो पर्सन प्रोमिसरी नोट बनाता है, लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? वो कौन होता है? पेई होता है, मेकर होता है, ड्रॉअर होता है, एंड none of the above. So the person who writes a promissory note is called maker. उसको क्या बोलते हैं? हम maker बोलते हैं, right? So our correct option is option B. Moving to next question. Where there are two or more persons have a joint promise, a release of one of such joint promises by the promise. राइट, कहते हैं अगर जहां पे दो से ज्यादा पर्सन ने एक जॉइंट प्रॉमिस किया होता है, ए रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर्स बाय द प्रॉमिस, अगर उसमें से एक जॉइंट उन जॉइंट प्रोमिसर्स में से एक जो पर्सन है वो क्या करे, अपने प्रॉमिस से रिलीज हो जाए, देन उस केस में does not discharge the other joint promisor, neither does it free the joint promisor so released from the responsibility to the other joint promisor or joint promisors. Right, कहते हैं इससे क्या होता है, दूसरे जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो डिस्चार्ज नहीं हो सकते, ना ही वो क्या कर सकते हैं, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर्स सो रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर, कि अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट प्रोमिसर्स की तरफ भी बनती है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है, रिलीज नहीं हो सकता. Next, discharges the other joint promisor, but it does not free the joint promisor, so released from responsibility to the other joint promisor or joint promisors. Right? Discharges the other joint promisors, also frees the joint promisor so released. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, जो दूसरे joint promisors हैं उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा. Release of one of such joint promisors is not possible, कि उसमें से कोई भी such joint promisor को रिलीज करना पॉसिबल नहीं है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए, कि जब तक यहाँ पे जो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो क्या है, डिस्चार्ज नहीं हो सकते, ना ही वो जॉइंट प्रोमिसर अगर उस केस में उसकी दूसरी जॉइंट प्रोमिसर्स के बिहाफ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो तब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है, रिलीज नहीं हो सकता. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द फ्रॉडुलेंट एक्ट or willful wrong of a sub agent who had been duly appointed, the sub agent is, कि अगर कोई fraudulent act हो रहा है या फिर कोई भी wrongful act हो रहा है, एक सब एजेंट कर रहा है, तो सब एजेंट क्या होगा? राइट, रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ओनली, अपने सिर्फ एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल ओनली, रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट एंड प्रिंसिपल बोथ, रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी. सो जो सब एजेंट होगा वो क्या होगा, दोनों पर्सन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. राइट, रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. When goods have been delivered to a carrier, right of lien, राइट, कि जो गुड्स हैं जहां पे डिलीवर हो चुकी हैं हमारे कैरियर में, तो राइट ऑफ लियन क्या करे, किया जाएगा, उस टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा, स्टार्ट होगा, एग्जिस्ट करेगा, या ऑल ऑफ दिस. जहां पे गुड्स क्या है, डिलीवर हो चुकी हैं, देन राइट ऑफ लियन टर्मिनेट्स. जहां पे वहां पे क्या होगा, हमारा जो राइट ऑफ लियन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. क्लियर? Next question. On a winding up order being made, the company's property comes under the custody of, कि जहां पे वाइंडिंग अप ऑर्डर बन चुका है तो उस टाइम पे कंपनी की प्रॉपर्टी किसके अंडर, किसकी कस्टडी में होगी? लिक्विडेटर की कस्टडी में होगी, ट्रिब्यूनल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और शेयर होल्डर की. जहां पे वाइंडिंग ऑफ ऑर्डर बन चुका है उस केस में जो कंपनी की प्रॉपर्टी होगी वो किसकी कस्टडी में होगी? लिक्विडेटर की कस्टडी में होगी. किसकी कस्टडी में होगी? लिक्विडेटर की कस्टडी में होगी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ among the following is not included in negotiable instrument? Very easy question.
चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट एंड म्यूचुअल फंड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में की कैटेगरीज में नहीं इंक्लूड किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं नो रियल कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस में रियल कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी का भी कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का। ये तो क्या होता है, इंटेंशनली पर्पस नहीं होता पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने, अनइंटेंशनली बन जाता है, राइट। सो all these statements are true in context of quasi contract. So the correct option is option D, all of the above. Clear? Next question. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोनस मस्ट बी पेड इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस, राइट। कि जहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है उसके कितने टाइम के बीच में, कितने टाइम के बाद जो है बोनस पे किया जाना चाहिए, इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस, विद इन 2 months, 6 months, 8 months और 10 months। कि जहां पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस, वहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8 months। क्लियर? 8 months के अंदर जो है बोनस पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, LLP shall file its LLP agreement with the registrar within of इट्स इनकॉर्पोरेशन, राइट। कि LLP कहते हैं अपना जो LLP एग्रीमेंट है रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, रजिस्टर करेगी। 15 days, 30 days, 45 days और 90 days। सो जो LLP एग्रीमेंट है वो होना चाहिए विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट, विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 100 empowers the board of directors to call extraordinary general meeting as and when it deemed necessary. Which of the following is authorized to convene extraordinary general meetings, right? section 100 सब सेक्शन 1 के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। बट कहते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कन्वेन कौन करेगा, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, ट्रिब्यूनल करेगा, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कन्वे करेगा, द बोर्ड ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स, कि जो मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे वो बोर्ड को चुना जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विल बी डीम्ड टू हैव बीन रीड and understood by all those who deal with the company. It is as per the doctrine of कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल किया गया है वो हर कंपनी के मेंबर के थ्रू क्या होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए। ये किस डॉक्ट्रीन के थ्रू होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, पब्लिक नोटिस और अल्ट्रा वायर्स। जहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो कि हर मेंबर को पता होना चाहिए, वो इट इज एज पर द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, राइट। वो किसके थ्रू होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के थ्रू होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द कंपनी, कि कंपनी को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड, कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट, कि जो शेयर्स हैं कंपनी के वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर द कंपनी, बिल्कुल करेक्ट। जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड ही होती है, नो, वो लिमिटेड भी होती है।
द शेयर्स जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिलीवरी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कि डिलीवरी किसको कंसीडर नहीं किया जा सकता? फर्स्ट कह रहे हैं डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग गुड्स इन पोजेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेलर, doing anything which has the effect of putting goods in possession of any person authorized by the buyer, doing anything which has the effect of putting goods in possession of the buyer, and doing anything which the parties agree to be treated as delivery। यहाँ पे बोला है कि डिलीवरी ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो ध्यान से देखो, कहते पोजेशन किसके पास होना चाहिए? जिसको कि बायर ऑथराइज करेगा, डिलीवरी मानी जाएगी। अगर बायर के पास है तो भी डिलीवरी मानी जाएगी। जहाँ पे पार्टीज एग्री कर रही हैं कि डिलीवरी ट्रीट किया जाए, वो भी डिलीवरी मानी जाएगी। बट अगर सेलर के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है तो वो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, राइट। यहाँ पे अगर बायर होता तो मानी जाती, बट यहाँ पे क्या है? सेलर लिखा हुआ है, तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section of Companies Act 2013 facilitates amalgamation, absorption and reconstruction of the companies, right? इनमें से कौन सा सेक्शन amalgamation, absorption and reconstruction के लिए को फैसिलिटेट करता है? वो है सेक्शन ई, दैट इज सेक्शन 319। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following does not fall under fraud according to the Indian Contract Act 1872, right? जिसको फ्रॉड नहीं माना जाता। Where a person stands in a fiduciary relation with the other and induces the other persons to act on his directions, right? कि जहाँ पे एक पर्सन क्या है, किसी के साथ fiduciary relation में है एंड वो उसको इंड्यूस करता है कि वो उसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention of performing it, and last one is the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। So according to these options, किसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा? That is where a person stands in a fiduciary relation with the other and induces the other person to act on his direction, it is not treated as a fraud। Clear? Next question, the limit of maximum number of members in a private company is, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। A public company can commence its business, पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस कब कमेंस कर सकती है? विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड एज पर इट्स चॉइस। अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो वो अपना बिजनेस कब कमेंस करेगी? आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता, पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड इन, जीएसटी सिस्टम जो हमारा इंडिया का है वो किस पे बेस करता है? ड्यूल मॉडल जीएसटी, जो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? यूके, कनाडा, यूएसए, जापान। जो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? कनाडा से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन फॉल्स अंडर विच मिनिस्ट्री? जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरएम एंड डी नन ऑफ द अबव। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो किसके अंडर
किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, right of stoppage in transit means right of stopping the goods while they are, जो right of stoppage in transit है उसका मतलब क्या है कि गुड्स को हम रास्ते में रोक रहे हैं when they are on the way to buyer's place, on the way to seller's place, on the way to place of goods, and D all of the above. Then so right of stoppage in transit means right of stopping the goods while they are at on the way to buyer's place. राइट कि अगर वो बायर्स के प्लेस पे जाने के लिए डिलीवर हो चुकी हैं उनको रास्ते में रोकना मीन्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्लियर? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।